हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हम सब यूजीसी नेट में लगी हुई यूनिट 7 में हिंदी कहानी देख रहे हैं, तो आज हम पिता कहानी देखने वाले हैं। पिता कहानी ज्ञानरंजन का है और इसका प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी है, पिता कहानी का। ठीक है, तो पहले हम कहानी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, मैं दृष्टि वाली बुक से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उसको भी लिया है, महत्वपूर्ण कथन, उदाहरण। ठीक है, तो पहले हम कहानी को लाइन टू लाइन देखेंगे और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। शुरू करते हैं पिता कहानी ज्ञानरंजन का, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं कहानी। पिता ज्ञानरंजन, उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है, और काफी रात गए, ऐसा होना उचित नहीं है। आगे चलते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं घनश्याम नगर का वर्णन है। तो ये पूछा गया है, ठीक है, घनश्याम नगर का वर्णन किस कहानी में है? तो पिता कहानी में। इसको आप ध्यान रखिएगा। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत सांप भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब लोग एक प्रहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यह उसके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उसे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्रायः लगता है, बल्कि यूं लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जमाही ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह पुराना होने की वजह से चिढ़ाती सी आवाज भी कर रही है। उसको लगा दूसरे कमरे में भी लोग शायद उसकी ही तरह जम्हाइयां ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरे के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटों में काफी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गज पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था, और हट हट चिल्लाए। जब वह घूम फिरकर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता के अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं। पिता से बोलते हैं कि पंखे के नीचे अंदर सोइए, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या भोगे कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा। उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पाटी पर बैठ पंखा झलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं
जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। एक पूछा जा सकता है कथन, बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता तक नहीं डोलता। कौन कह रहा है? पिता। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। एक या दो बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सींध वेद ना लग सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे पर पसीना काटकर जमीन पर चुआने लगते हैं। क्या कहते हैं? हे ईश्वर। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडेस्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के नीचे दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब ना। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा। चौक से आते हुए वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहते हैं। ये भी कथन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है कि चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर भी 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए, जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की चलेगी नहीं। आज तक किसी ने पिता को वाश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। कहां पर? बगिया वाले नल पर। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसलखाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़ते बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। आगे लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भौं सिकोड़कर। उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर देते हुए अपनी अमावट गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई गई चीजों की श्रेष्ठता से वे कभी प्रभावित नहीं हुए। कौन कौन सी चीज उनकी मनपसंद थी? अमावट, गजक और दाल रोटी। अमावट, गजक और दाल रोटी। वह अपना हाथ पांव जानते हैं अपना अर्जन और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगवाने, सेब कहां से? कुल्लू का सेब और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे। ये मैचिंग करने के लिए भी आ सकता है। एक घनश्याम नगर का जिक्र था और यहाँ पर कुल्लू, घनश्याम नगर, एम्पोरियम तीनों पूछे गए हैं परीक्षा में नाम देके। ठीक है, तो कुल्लू का सेब और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां उन्हें पहनने का उत्साह रखते थे। जब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं, सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं।
आगे है, लट लट बाहर आम के 2 सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। वह जानता है पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उनसे चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफी देर एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे यहाँ बहुत खीज हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग से कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। कौन कह रहा है? बेटा कह रहा है, सुधीर जिसका नाम था, ठीक है। लेकिन पिताजी की अकड़ में कभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते। टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा। सभा सोसाइटी में चले जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते कि आप लोग जाइए ना भाई, काफी हाउस में बैठिए। ये कथन पूछा जा सकता है, कौन कह रहा है? पिता। कि आप लोग जाइए ना भाई, काफी हाउस में बैठिए। झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए। रहमान के यहाँ 1.5 रुपए वाला बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं? किसके यहाँ? रहमान के यहाँ। कटवाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं? लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा। चुपचाप सब खिसकते रहेंगे। अंदर फिर मां जाएगी और विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। होता हमेशा यही है। सब मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सके, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा शरीकी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंतृप्ति के कारण व्याकुल और अधीर तो है ही। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, वह सोचते हुए उठा। कमरे में घुसने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने जो सोने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया, शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने लगा। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर मुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुई, लेकिन मां के काफी गुड़कने फुड़कने से राजी हो गए और उसी खुलदाबाद के किसी लट्टू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। कहा? खुलदाबाद दर्जी के यहाँ। सुधीर ने कहा, अब यहाँ पर देखिए नाम का जिक्र हो गया, पुत्र का नाम क्या था? सुधीर। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दूं, वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। आगे इस बात पर पिता ने काफी हिकारत उगली। वह चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूं, वही म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेवल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ता में हाल एंडरसन
के सिले कोट पहने हैं। अपने जमाने में जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे, ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पांव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया। जहां चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या। वह धीमे धीमे बुदबुदाया। ए पिता बाहर अक बकाकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी। मन उसका मथा जाता था। बीवी बड़ी आराम से सो रही है। इसे कुछ पता नहीं, शायद पिता की खाट खाली थी। वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत नियमित। क्या रामायण और गीता मोस्ट इंपोर्टेंट और पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, लंबे समय से रामायण और गीता पढ़ते थे। लगभग कितने 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया और महत्वपूर्ण है। 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है, तभी उसका बच्चा कुनमुना कर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर एक मिनट, झूठ पकड़ा दिख नहीं रहा है न, तो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्ध अवस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्नों का हलचल। क्या नाम था? देवा, पत्नी का। ठीक है, कर देवा बच्चे के मुंह से स्तन दे पहले से ही बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तर पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चप चप आवाज आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। आगे है, उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से ऊब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो वह बड़े जबरदस्त हैं। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए होंगे। वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा कि हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। ये वाला कथन पूछा गया है। ठीक है, हमारे समाज के बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया? पूछा गया। ये कथन है, पूछा जा सका कि किस कहानी से ले गया गया। ठीक है, उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिहरन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रति क्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक बिचाव आ गया। विषाद सर्वोपरि था। उसने आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध ना होता पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। क्या? युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर
चिल्ला उठने को हुआ है, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, ब्रज अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं, उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं, और तो क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं। आगे लगता है दीवारों पर भी पसीना चूहा आया है। खुद को छुरा भोंक देने पर या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ पार्श्विक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोचकर वह रह गया। मौसम की गर्मी से वह कहीं अधिक प्रबल पिता है। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल कौन है? पिता। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई, कहां पर नौकरी करता था? वायुसेना में। कप्तान भाई बहन यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 वर्ष तक लगातार 50 रुपए महीना भेज रहा था। कितना? बहन के यूनिवर्सिटी खर्चे के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपए महीना भेजता रहा। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आया। क्या? होली की छुट्टियां मनाने। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपए वाली एक पासबुक थमा दी। कितने रुपए की थी? 1200 रुपए की पासबुक थी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी हुई कि एकाएक काफी रुपए मिल गए, लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का मान भी हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था कप्तान भाई ज्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं। आगे है यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत विद्धि और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सोने के लिए आग्रह पूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। आगे ना लोको शेड से उठती इंजनों की सेटिंग ध्वनि, ना कंक्रीट की ग्रैंड ट्रक पर से होकर आती घूमनगंज की ओर इक्के दुक्के लौटते इक्कों के घोड़ों की टांगे। घूमनगंज के घोड़े, ये भी नाम याद रखना, घूमनगंज। ना झगड़ते कुत्तों की भौंक भाग, बस कहीं उल्लू एक गति एक वजन और बीभत्सता में बोल रहा है। रात्रि में उल्लू का भी जिक्र है, ठीक है। रात्रि में शहर का क्या क्या आया था? कुत्ता आया था, भौंक रहे थे कुत्ता, बिल्ली और उल्लू। शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया था। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से होगी आवाज अकस्मात उठ जाएगी, घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सोने के कितना निरर्थक है। शायद पिता आ गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खास खसार, कुत्ते बिल्लियों की हड़काना कुछ सुन नहीं पड़ रहा है। इस विचार से पिता
सो गए होंगे। उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उचक कर उठ बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे का घूरा हुआ यह कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी थी और अजीब सी सरसराहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई थी। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया था। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किए और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अर्ध नींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफूर हो गई। पिता सो नहीं गए हैं अथवा कुछ सोचकर पुनः जगे हुए हैं, पता नहीं। अभी भी उन्होंने हे राम तू ही, क्या कह रहे हैं, हे राम तू ही सहारा है, हे राम तू ही सहारा है कहकर जम्हाई ली है। ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया है। रात के लिहाज से काफी शोर उठते हुए कहा है। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तरा गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर लिया है और वहीं सुराही से प्याले में पानी ले लेकर अपनी खटिया की बांध तर कर रहे हैं। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बांध तर हुआ है। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाज लिपटे हुए बिस्तरे का सहारा बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं देर था। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया से पाटी से झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर है के भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे काव काव करते उड़े। कौवे का भी, ठीक है। वह खिड़की से हटकर बिस्तर पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तंभ में, पता नहीं बाहर की भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरी कहानी लाइन टू लाइन पढ़ लिया। अब हम देखेंगे दृष्टि वाली बुक से जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर संग्रह फ्रांस के इधर उधर 1968 में संकलित है पिता कहानी। ठीक है, पूछा गया ये क्वेश्चन है कि पिता कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है। फ्रांस के इधर उधर 1968 और 1965 में प्रकाशित हुई थी पिता कहानी। और इसमें कौन कौन सी कहानी है देखते हैं। दीवा, स्वप्नी, कला, खलनायिका और बारूद की फूल, आत्महत्या, सीमाएं, फ्रांस के इधर उधर, शेष होते हुए और पिता, एक नमूना सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलावा, संबंध। अब आगे देखते हैं इसमें जो कथन दिए गए हैं। प्रतिपाद इस कहानी का क्या है। नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन और विश्लेषण ज्ञानरंजन की कहानियों में मिलता है। पिता कहानी में लेखक की दृष्टि स्थिति का पूरा जायजा लेती है और 2 पीढ़ियों के अंतर को सही रूप में पकड़ती है। तो इतना देखकर पूछा जा सकता है 2 पीढ़ियों के अंतर को किसमें दर्शाया गया है, पिता कहानी में। अगला पॉइंट है आधुनिक मध्यम वर्गीय परिवार में पीढ़ीगत संघर्ष एवं द्वंद्व का चित्रण है। कुछ समीक्षक पिता विरोधी कहानी मानते हैं। गर्मी का प्रतीकात्मक प्रयोग है इसमें। आगे क्या है देखिए, यहाँ पर स्थान दिया गया है। उल्लिखित स्थान है डूमनगंज, खुलदाबाद और उसमें और था दिल्ली एम्पोरियम और क्या था, कुल्लू भी था। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखना है। पात्र, मुख्य पात्र कौन है, सुधीर पुत्र। नई पीढ़ी का प्रतिनिधि घनश्याम नगर का निवासी। यहाँ पर देखिए घनश्याम नगर का भी जिक्र था। इसी के मार्फत कथा कही गई है। पिता कौन है, जिद्दी थे।
आगे है पिता। पिता जिद्दी, जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाले, लंबे समय से रामायण गीता का पाठ करने वाले, कलकत्ता के हाल एंडरसन के सिले कोट पहनते थे। कहाँ के? कलकत्ता के हाल एंडरसन के सिले कोट पहनते थे पिता। तो पॉइंट में देकर ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर गौड़ पात्र दिए गए हैं। कौन कौन थे? देवा कौन थी? सुधीर की पत्नी देवा। कप्तान भाई सुधीर का भाई वायुसेना में कार्यरत था। बहन का यूनिवर्सिटी का खर्चा वहन करता था। और दादा भाई। अब प्रमुख उदाहरण देखते हैं। कथन है, धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। आगे है लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते, कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक सिकोड़ कर उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर दे देते हैं। उन्हें क्या पसंद था? अपनी अमावट, गजक पूछा गया है ये वाला। कौन कौन सा? अमावट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई गई चीजों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां। तो यहाँ पर देखिए सेब कहाँ से? कुल्लू का सेब और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते हैं। अब तेजी से पिता विरोधी हो जाते हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। अगला कथन है, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहु बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। ये सुधीर का कथन है। अगला कथन है, अगर कोई शीत युद्ध ना होता पिता और पुत्रों के बीच तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता, लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी वज्र अहंकारी, लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। अगला कथन है, बस कहीं उल्लू एक गति, एक वजन और विविधता में बोल रहा है और रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठ जाएगी, घड़ी टनटना जाएगी पर या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता ना मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। इतना भी देखकर पूछा जा सकता है कि इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। अगला पॉइंट है, इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। तो यहाँ पर हमने सारे कथन जो महत्वपूर्ण दिए गए थे दृष्टि वाली को भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और कहानी को भी लाइन टू लाइन पढ़ ली। उम्मीद है आज से आपका इस कहानी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो गलत नहीं होने पाएगा अगर आपने कहानी को पूरा पढ़ा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही कहानी आपको मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।